हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज दक्षिण भारत के इतिहास में हम सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चोल वंश। चोल वंश यानी कि चोल वंश के शासकों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था और लगभग 850 ईस्वी से 1280 एडी, ध्यान रखेंगे कि 850 एडी से 1280 एडी तक चोल शासकों ने संपूर्ण दक्षिण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधे रखा। यद्यपि हम संगम काल में चोलों का उल्लेख कर चुके हैं, चोल शासक करिकाल का उल्लेख किए थे। संगम कालीन चोल देश पेनार एवं बेलारू नदियों के बीच स्थित था और चोलों का महत्वपूर्ण शासक करिकाल था। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह 9वीं सदी के महान चोल शासकों का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि विजयालय द्वारा स्थापित महान चोलों ने संपूर्ण दक्षिण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। उत्तर भारत पर भी उनका प्रभाव स्थापित हुआ। इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव, श्रीविजय साम्राज्य पर अधिकार कर लिया तथा चीन से सीधे दूत मंडलों के माध्यम से व्यापारिक संबंध स्थापित किया। ये चोलों के पढ़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहा कि चोलों ने भारत पर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर मीन्स साम्राज्यवादी नीति को प्रयोग किया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। ये चोलों का प्रशासन विशेषकर अस्थानीय स्वशासन का भी उल्लेख करेंगे। अस्थानीय शासन स्वायत्त शासन था जिसका उल्लेख उत्तर मेरू अभिलेख में हुआ है। हम नेक्स्ट वीडियो में चोलों के प्रशासन का अध्ययन करेंगे, विशेषकर उनके अस्थानीय शासन का जो आज भी एक आदर्श बना हुआ है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चोल। ये चोल शासकों के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो ध्यान रखेंगे कि चोलों के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। प्रश्न पूछा गया है कि चोलों के अभिलेख किस भाषा में है, तो ध्यान रखेंगे कि चोलों के अभिलेख संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ भाषाओं में है। चोलों का अभिलेख इन 4 भाषाओं में है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़। आप भी जानते होंगे कि चोल राजाओं ने विशेषकर राजराज फर्स्ट ने अपने पूर्वजों के इतिहास लिखने की एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। इन अभिलेखों के माध्यम से राजराज फर्स्ट ने अपने पूर्वजों के इतिहास लिखने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसके उत्तराधिकारियों ने भी उसे कायम रखा था, यानी कि बाद के शासकों ने भी इन अभिलेखों में अपने पूर्वजों का इतिहास लिखा था। ये प्रश्न पूछा गया है कि इस परंपरा की शुरुआत किसने किया था, तो राजराज फर्स्ट ने किया था। जैसे आप सभी जानते होंगे कि राजराज फर्स्ट का ये बृहदेश्वर, ये तंजौर मंदिर अभिलेख या इसी का नाम है बृहदेश्वर मंदिर अभिलेख या इसी को कहते हैं राजेश्वर मंदिर अभिलेख। ध्यान रखेंगे कि तंजौर में शिव का मंदिर है। तंजौर उनकी राजधानी हुआ करती थी और तंजौर अभिलेख जो मंदिर है, ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह द्रविड़ शैली में है और द्रविड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण ये तंजौर मंदिर है। इसी तरह अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि द्रविड़ शैली का प्रथम उदाहरण कौन है, तो द्रविड़ शैली का प्रथम उदाहरण
ये कांची का कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। ये भी आप जानते हैं कि ये किलोरा का भी कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था, राजपूत शासक ने किया था। लेकिन ये कैलाश मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था, जो द्रविड़ शैली का प्रथम उदाहरण है, जबकि तंजौर मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी तरह राजेंद्र फर्स्ट, राजराज फर्स्ट के पुत्र राजेंद्र फर्स्ट का त्रिवाल गांडू अभिलेख है, करंदे दान पत्र है। इसी तरह हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोतों में पेरिय पुराणम एक चोलों के इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, पेरिय पुराणम। और पेरिय पुराणम ध्यान रखेंगे कि रचना सेकिलार ने की थी, जो कुलोत्तुंग द्वितीय के दरबार में रहते थे। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पेरिय पुराणम के लेखक कौन है, वो है सेकिलार। सेकिलार ये चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। उसी तरह अगर विदेशी साक्ष्यों पर बात करें तो चीनी यात्री चाओ जुकुआ 1225 ईस्वी में चोल देश आया था। चाओ जुकुआ 1225 में आया था। इसने कहा है कि राजा परंपरा के अनुसार मांस खाता है लेकिन शराब नहीं पीता। तो इसका जो वर्णन है वो भी चोलों के इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ध्यान रखेंगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि चोल वंश में कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, उन शासकों का हम आज उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस 9वीं सदी के महान चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था। वो थे विजयादित्य, या इनका नाम है विजयालय। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि विजयालय या विजयादित्य किसके अधीनस्थ थे। तो ध्यान रखेंगे कि ये पल्लव शासक आप पढ़ चुके हैं कि पल्लवों का जो राज्य था, पल्लवों का राज्य ये वर्तमान तमिलनाडु के क्षेत्र में था। यहाँ पर पल्लवों के अवशेष पर ये चोल राज्य का उदय हुआ था। तो अपने स्वामी ये पल्लवों को पराजित करके विजयादित्य या विजयालय ने उरैयूर को केंद्र बनाकर अपना साम्राज्य विस्तार शुरू किया तथा तंजौर को राजधानी बनाया। ध्यान रखेंगे प्रश्न पूछा गया है कि चोलों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी, वो थी तंजौर। लेकिन मैं अभी कहा था कि इन्होंने संपूर्ण दक्षिण भारत को लंबे अरसे से एक रणनीतिक एक सूत्र में बांधे रखा। तो एक प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण में चोल सर्वोच्चता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ध्यान रखेंगे कि दक्षिण में चोल सर्वोच्चता का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम को माना जाता है। परांतक फर्स्ट, ध्यान रखेंगे कि परांतक फर्स्ट ने इन 907 से 52 तक शासन किया था। इनका शासन 907 ईस्वी से लेकर 952 ईस्वी तक था और परांतक फर्स्ट को ही चोल सर्वोच्चता का दक्षिण में, विशेषकर दक्षिण में चोल सर्वोच्चता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपने पड़ोसियों पांड्य, ये पड़ोसी अपने पांड्य शासक जयसिंह को पराजित किया और जयसिंह को पराजित करके मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया। परांतक फर्स्टम अपने पड़ोसी पांड्य शासक जयसिंह को पराजित करके ये मदुरै, आप जानते हैं कि पांडवों की राजधानी मदुरा थी, तो इसलिए उसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की, अर्थात मदुरा का विजेता। उसी तरह श्रीलंका के शासक कश्यप पंचम, श्रीलंका के शासक कश्यप पंचम को हराकर
संग्राम राव की उपाधि धारण किया था। लेकिन उसी के समय का एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, तकोलम का युद्ध। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तकोलम का युद्ध कब हुआ था? 949 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ध्यान रखेंगे कि राजपूत शासक कृष्ण तृतीय ने गंगों से मिलकर परांतक प्रथम को पराजित किया था। ये इनके विषय में इंपॉर्टेंस रही है। एक है तकोलन युद्ध, ये तकोलन युद्ध है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और है जो सिविल के परीक्षा में पूछा जाता है कि ऋग्वेद पर पहला भाष्य किसने लिखा था? तो वो है वेंकट माधव। ध्यान रखेंगे कि परांतक प्रथम के समय में वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर प्रथम भाष्य लिखा। और आगे चलकर देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में शैव व विद्यारण हुए थे, ये भी वेदों के भाष्यकार माने जाते हैं। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखेंगे अगला शासक है राजराज फर्स्ट, जो चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सुंदर चोल का पुत्र का मूल नाम अर्योल वर्मन था, यानी कि राजराज फर्स्ट के पिता का नाम सुंदर चोल था और राजराज फर्स्ट का नाम अर्योल वर्मन था। तो हम कह सकते हैं कि चोल शासक सुंदर चोल के पुत्र अर्योल वर्मन को चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने अपने पड़ोसी केरल, ये केरल के रवि वर्मा को हराया। पांड्य शासक अमर भुजंग को पराजित किया। ये कल्याणी के चालुक्य, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर समकालीन कल्याणी के चालुक्य शासन था, कल्याणी के चालुक्य को हराया। इसके अलावा यहाँ पर ये कलिंग पर विजय किया। इसके अलावा वह श्रीलंका, ध्यान रखेंगे कि श्रीलंका के शासक महेंद्र वर्मन पंचम, श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां के शासक महेंद्र वर्मन पंचम को पराजित किया और उसकी राजधानी अनुराधापुर, ध्यान रखेंगे कि राजधानी अनुराधापुर को नष्ट करके एक नया प्रांत यहाँ जगन्नाथ मंडल में स्थापित किया। तो राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका के शासक महेंद्र वर्मन पंचम को पराजित करके एक नया प्रांत अपना जगन्नाथ मंडल में स्थापित किया, जिसकी राजधानी पोलो नरुआ थी। इसके अलावा वह मालदीव द्वीप समूह पर भी अधिकार किया। इसके अलावा शैलेंद्र वंशी शासक, ध्यान रखेंगे कि श्रीविजय साम्राज्य, जिसके अंतर्गत मलाया, सुमात्रा, जावा द्वीप हुआ करते थे, वहां पर ये श्रीविजय साम्राज्य उसको कहते थे। तो श्रीविजय साम्राज्य में शैलेंद्र वंशी शासक विजयोत्तुंग वर्मन शासन करते थे। विजयोत्तुंग वर्मन ने राजराज फर्स्ट से नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसे उसने दिया और अनुमति ही नहीं दिया बल्कि उसको खर्च के लिए ग्राम दान भी दिया था। तो इंपॉर्टेंस ये है कि शैलेंद्र वंशी शासक को नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया था। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि उसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या तंजौर मंदिर का निर्माण किया था और उसकी उपाधि शिवपाल शेखर थी। ये शिव मंदिर था। शैव शासक, चोल शासक कट्टर से हुआ करते थे और उसने शिवपाल शेखर की उपाधि धारण किया। इसके अलावा उसकी उपाधि जयगुंड और मुड्डी चोल भी थी। उसका पुत्र राजेंद्र फर्स्ट, राजराज फर्स्ट का पुत्र, ध्यान रखेंगे कि राजराज फर्स्ट 985 से
1014 तक राज्य किया था और उसका पुत्र राजेंद्र फर्स्ट 14 से 1044 तक शासन किया। इसने भी अपने पड़ोसियों पर आक्रमण किया, जैसे श्रीलंका के शासक महेंद्र वर्मन पंचम को उनके पिता राजा फर्स्ट ने पराजित किया था। इसने महेंद्र वर्मन पंचम को कैद कर लिया, जहां कारावास में 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी तरह श्रीलंका शासक को पराजित कर उस पर अधिकार करने के बाद उसका ध्यान उत्तर भारत की तरफ गया। आप जानते हैं कि उत्तर भारत में उसने उसी मार्ग का अनुसरण किया जिस मार्ग का अनुसरण समुद्रगुप्त ने किया था। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त ने, आप पढ़ चुके हैं कि अपने दक्षिण बिहार में 12 राजाओं को पराजित किया था। उसी तरह ये दक्षिण भारत पर एक उत्तर भारत का ऋण था। इसलिए राजेंद्र फर्स्ट ने अपने उत्तरी बिहार में समुद्रगुप्त के मार्ग का अनुसरण करके उत्तर भारत के समस्त राजाओं को हराया। उत्तर भारत के समस्त राजाओं को हराकर उसने गंगई कुंड की उपाधि धारण किया, मीन्स गंगा का विजेता। कई बार कुछ पूछा गया है गंगई कुंड की उपाधि किसकी थी, तो गंगई कुंड की उपाधि राजेंद्र प्रथम की थी। और गंगई कुंड चोलपुरम एक नवीन राजधानी बनाकर उसे गंगा जल से पवित्र किया था। इसके अलावा उसके पिता राजा फर्स्ट ने विजयतुंग वर्मन को नागपट्टनम में बौद्ध विहार की अनुमति दी थी, लेकिन इसने श्री विजय साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। विजयतुंग वर्मन को हरा दिया तो ये दक्षिण एशिया के देशों, ये मलाया, सुमात्रा, जावा द्वीप पर भी इसका अधिकार था। इसके अलावा वह अंडमान निकोबार, अराकान तथा पेगु यानी कि बर्मा पर भी अधिकार किया था। और चीन से सीधे दूत मंडलों के माध्यम से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। ये चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट था। इसके मृत्यु उपरांत इसके पुत्रों राजाधिराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड तथा बी राजेंद्र ने क्रमशः शासन किया। और पढ़ जा रहे हैं इनके पुत्र राजाधिराज फर्स्ट। राजाधिराज फर्स्ट से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ की शासक ने किया था, तो अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख राजाधिराज फर्स्ट का आता है। लेकिन कोपम के युद्ध में इसे कल्याणी के शासक सोमेश्वर फर्स्ट ने हराकर मार डाला था। कोपम का युद्ध इंपॉर्टेंट है। कोपम युद्ध जो 1052 में हुआ था, कल्याणी के चालुक शासक सोमेश्वर फर्स्ट ने राजाधिराज फर्स्ट को युद्ध क्षेत्र में ही मार डाला, लेकिन युद्ध क्षेत्र में ही इसके भाई राजेंद्र सेकंड का राज्याभिषेक हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं कि चोलों में एक अच्छी परंपरा थी कि शासक अपने जीवन काल में ही युवराज घोषित कर देते थे। मीनिंग कि दक्षिण भारत में ये एकमात्र चोल शासक थे जो अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। तो युवराज राजेंद्र सेकंड ने युद्ध क्षेत्र में राज्याभिषेक करके सोमेश्वर फर्स्ट को हराया और श्रीलंका के शासक, श्रीलंका जहां विद्रोह हो गया था, श्रीलंका पर आक्रमण करके ये वहां के शासक विक्रमबाहु को भागने पर मजबूर कर दिया था। कहा जाता है कि अपने अपयश को दूर करने के लिए दोबारा आक्रमण किया विक्रमबाहु ने, लेकिन राजेंद्र सेकंड ने युद्ध क्षेत्र में उसको मार डाला। उनकी पत्नी बहन पकड़ी गई तथा राजमाता का ये नाक काट लिया था। उसके पुत्र यानी कि श्रीलंका के शासक विक्रमबाहु के बाद उसका पुत्र कीर्ति विजयबाहु ने एक प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर दिया। श्रीलंका ने चोलों के खिलाफ कीर्ति विजयबाहु के नेतृत्व में
स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया था और अंततः 1072 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र हो गया था। अब प्रत्येक मंगोल शासक कुलोतुंग फर्स्ट 1070 से 1120 तक इसका राज्य रहा। इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने चीन में दूतमंडल भेजा था, तो 72 सौदागरों का एक दूतमंडल इसने चीन भेजा और श्रीलंका शासक, श्रीलंका इसी के में स्वतंत्र हो गया था, तो श्रीलंका के शासक के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था और इसने समस्त भूमाप कराई थी। राजराज फर्स्ट ने भी भूमाप कराया था, कुलोतुंग फर्स्ट ने भी भूमाप कराया था तथा चिदम्बरम मंदिर तथा श्रीरंग मंदिर के संवर्धन किया था। और अगला शासक कुलोतुंग सेकंड था जो कट्टर शैव था। कुलोतुंग सेकंड कट्टर शैव था, इसलिए चिदम्बरम मंदिर से गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में किसने फेंकवाया था, वो था कुलोतुंग सेकंड। लेकिन उसके दरबार में कम्मन, ये तमिल रामायण के लेखक कम्मन तथा पेरिय पुराणम के लेखक सेकिलार निवास करते थे। इस वंश का अंतिम शासक जो 1256 से 1280 तक राज्य किया वो था राजेंद्र तृतीय। हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चोलों का प्रशासन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखकर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।